मेरा जो लघुशोध निबंध का विषय है वो है निराला की काव्य में वसंत और वर्षा। वसंत निराला वसंत तो नहीं है, वसंत है, सा है, वसंत तो जी, वसंत कहिए ना जी, वसंत। वसंत निराला की प्रिय ऋतु है। शिशिर की लंबी रातें जैसे जैसे छोटी होती हैं तो धरती में नए वर्ण, नए पत्ते, नए फूल आदि फूटने लगते हैं। उसी तरह निराला के काव्य की जो प्रतिभा है वो उन्हें रचना करने के लिए प्रेरित करती है। सभी स्वच्छंदतावादी कवियों ने वसंत का चित्रण किया है अपनी कविताओं के माध्यम से, लेकिन उन्होंने पौराणिक गाथाओं के आधार पर वन देवी या फिर जैसे कि रति, मदन आदि को व्यवहार भूमि पर उतारा है। लेकिन निराला का काव्य इससे बहुत अलग हटकर है। उनके काव्य के लिए किसी वन देवी या रति की जरूरत नहीं थी। उनके काव्य के लिए धरती ही अनंत सौंदर्य का वर्णन थी। वो धरती में सब कुछ देखते थे। जैसा कि वो जैसे कहा जाता है कि नारी के सौंदर्य के बिना वसंत अधूरा है, लेकिन निराला के साथ ऐसा नहीं था। विरोधी आलोचकों ने उन पर यह भी कहा कि ये कैसे रहस्यवादी कवि है। एक तरफ खुद को रहस्यवादी बता, कैसे छायावादी कवि, एक तरफ खुद को छायावादी बोलते हैं, दूसरी तरफ नारी के सौंदर्य के गीत गाते हैं। लेकिन उनके जो उनके काव्य में जो सुंदर था वो एक बहुत ही रहस्यात्मक भाव से ही था। जैसे कि उनके वसंत के लिए उनका सुख, उल्लास और सौंदर्य की रंगारंग ऋतु है। लेकिन उनके सारे संग्रहों में ढूंढने पर वसंत से संबंधित उनकी 18 कविताएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से वसंत के प्रति, वसंती और वसंत समीर, आमरण, भरण गान आदि कविताएं मिलती हैं। वो वसंत की परी के प्रति में लिखते, आओ आओ फिर मेरे वसंत की परी छब विवाहवरी, आइए मेरी बेला की यह वेला। इसके साथ निराला जी वसंत को सुख, सौंदर्य, विकास की आकांक्षा से अभिभूत करते हैं। वो अपने जो उनका समय था जब उनके काव्य को लेकर जो उनका तिरस्कार हुआ था उसको लेकर वो वसंत के माध्यम से कहते, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कहीं कुछ ही कविताओं में जो उनके जो वसंत में जहाँ वो इस तरह से अपने अंत, यहाँ अंत ऐसा है कि जिससे कि उनके व्यक्तित्व से ये संबंध रखता है। जैसे कि वो छाया है, वो सब ग्रासी है, जो कि हर एक महान कवि के यहाँ मिलते, चाहे वो रविन्द्रनाथ हो या गालिब हो, सबके यहाँ जो रहता है कि यहाँ वो अंत को, अपनी छाया को ललकारते हैं। और साथ में निराला जी वो वसंत उनके किसी भी बाहर की चीजें, उनके अंदर जो उनका जो आंतरिक है, उनकी रचना का जो चरम उत्कर्ष था, जो था उसका उसके संबंध में वो कहते हैं। और लेकिन हाँ, उन्होंने एक सखी वसंत आया कविता में वो कहते हैं, आवृत सरसी उर सरस उठे, केसर के केस कली के छुटे, स्वर्ण ससे अंचल पृथ्वी का लहराया। इसमें वो पृथ्वी को एक नव यौवना के रूप में प्रस्तुत करते हैं और साथ में वो प्रकृति के पवित्र और सौंदर्य का और शांत सहज वर्णन करते हैं। और निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं, वर्षा को लेकर बताइए। हाँ, अभी वसंत का निष्कर्ष बताती हूँ, वर्षा का दोनों के साथ में ठीक है। वर्षा को लेकर बताइए। निराला जी की काव्य में वर्षा उन्हें बहुत सर्वाधिक आकर्षित करती है। वो अपने काव्य को लेकर लिखते हैं, वर्षा में लिखते हैं कि उनके अंदर जो वर्षा है वो संवेगात्मक है, छीनापन है और कलात्मक गरिमा से उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ती है। वे वर्षा कविताओं के माध्यम से उनका प्रमुख जीवन बिंब सुख समृद्धि रूप में व्यक्त एवं विराट मानव समुदाय की सुख समृद्धि की ओर संकेत करते हैं। और निराला जी की जो वर्षा कविताएं इस पारंपरिक कविताओं से उनको अलग करती है। जैसे कि वर्षा उनके लिए जीने
जीवन जीने के लिए फिर से उत्साहित लाती है। उल्लास, आत्मसंतोष, सुख और काव्य के समृद्ध की पूर्णता अनुभव है। कालिदास, तुलसीदास आदि कवियों की तरह उनका जो वर्षा है वो एक दार्शनिक पक्ष में न रहकर उनके यहाँ वर्षा एक संवेगात्मक संकोच और सघनता के साथ समाहित है। वो वर्षा ऋतु को इस तरह से उल्लेखित करते हैं। उनकी पहली कविता है जलद की प्रत और से लेकर परमल व शांत काकली तक सारे संग्रह में वो वर्षा को लेकर रेखांकित करती है। शांत काकली की एक तिहाई कविता तो उनकी वर्षा के ऊपर ही वर्षा से संबंधित है। वारी वारी बनवारी 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 वारिश विपुल नारी पुलवारी कुलवारी दुमनता तुलवारी कुलकली कुलवारी। निराला जी वर्षा कविताओं की तुलना अगर की जा सकती है तो रविंद्रनाथ जी से की जा सकती है, लेकिन रविन्द्रनाथ जी केवल वर्षा को एक उल्लास तक सीमित रखते हैं, लेकिन निराला उनसे कई आगे तक जाते हैं। वो वर्षा को लेकर वो जो सर्वहारा जीवन में जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक दुखी, एक पीड़ित व्यक्ति जिस तरह से उसको उस वर्षा को झेल कर और कविता कर सकता, उस तरह से एक महल में बैठा हुआ खिड़की से देखकर उस व्यथा को नहीं समझ सकता है। अतः निराला जी के यहाँ वर्षा उनकी एक कहीं विनाशकारी के रूप में भी आती है। वो बादल को संबोधित हुए कहते हैं, पथ पर मेरा जीवन भर दो, बादल के अनंत अम्बर के बरस सललित गति उर्मिल कर दो, तट वो बिटप छा के निर्जन सस्मित कल दल चुंबित जल कर दो, कुंजे ध्रुव बिहग गढ़ भर दो। पथ पर मेरा जीवन भर दो, बादल के अनंत अंबर के। बादल राग की कविताओं में के व्यक्तित्व में अगर कहें तो उन्होंने बादल राग पर 6 कविताएं लिखी है। बादल राग 1, 2, 3 करके है। तो बादल राग जो कविता है वो पूरे भारतीय परंपरा को एक नया द्वार खोलती है, जिससे जो पहले जो पारंपरिक आती हुई जो जिस परंपरा से काव्य में बसंत को एक बस मनमोहक के रूप में किसी प्रेमी का अपनी प्रेयसी को याद करना, अश्रुओं को बहाना इत्यादि तक सीमित था, लेकिन निराला इससे कहीं आगे तक गए हैं। वो बादल राग में कहते हैं, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अंबर में निज रोर, जर 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 निर्जर किरसर में घर मर तरु मरमर साकर में। अतः हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप से बसंत के संदर्भ में तो निराला जी को क्या है कि गुलाबी और जोगिया रंग बहुत प्रभावित उन्हें करता था, और वो वर्षा को लेकर श्याम और उसके साथ नीला अंबर को पसंद करते हैं। निराला के सारे संग्रह में वर्षा संबंधी केवल एक कविता मिलती है जिसमें वे बादल के विनाशकारी रूपों का चित्रण करते हैं, लेकिन उससे भी निराला ने शाप की संज्ञा दी है और अंत में इस विनाश लीला से मुक्त करने के लिए वे प्रार्थना करते हैं, साप तुम्हारा गरज उठे 100 बादल, शाप तुम्हारा गरज उठे 100 बादल, ताप नवारा कापे पृथ्वी के तंगल, हर हर करती समीर जीवन यौवन अधीर, आओ अनिशेष नयन करो निरामय वर्षण, संचय है संघर्षण कलित साधना के सुफल। इसमें वो विनाश के रूप में, लेकिन फिर वो बाद में प्रार्थना भी करते हैं। और मुख्यतः हम कह सकते हैं निराला की काव्य में वर्षा सृजन का प्रतीक है, कहीं कहीं ध्वंस का भी है। जैसे कि राग के साथ विराग और सृजन के साथ ध्वंस। निराला के उल्लास और विषाद के ही कवि नहीं, वे संघर्ष और क्रांति के कवि है। जहाँ उनके काव्य में वर्षा एक सृजन का रूप आती है तो कहीं कहीं वो ध्वंस का है, और उस तरह से वसंत को लेकर वो सुख, हर्ष, उल्लास आदि का वर्णन करते हैं। धन्यवाद।